हाय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड यस आज हम रिवाइज करेंगे सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर से डरते हैं। डर का रीजन यही है, आप गॉस लॉ पढ़ोगे कैपेसिटर एग्जाम में आएगा, आप कैपेसिटर पढ़ोगे गॉस लॉ एग्जाम में आएगा, आप दोनों पढ़ोगे पोटेंशियल एग्जाम में आएगा, आप पूरा थ्योरी करोगे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, आप सारे न्यूमेरिकल्स करके जाओ आपको थ्योरम्स एग्जाम में दिखेंगे। सो चैप्टर में वैरायटी बहुत ज्यादा है। सो वैरायटी ज्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स इसे डर जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो अभी आज हम चीजें कवर करते हैं। आप वो चीजें तो मेक श्योर करो कि आप कर ही रहे हो, ओके, जो आज के सेशन में हमारे इंक्लूडेड है। So this is our one short series which covers important questions and answers। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर फ्रॉम द वेरी बेस देखना है तो आप एवरग्रीन सीरीज से चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। शुरू करेंगे कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ क्या है तो सबको पता है, बट मैं बोलूंगा इंग्लिश में लिख के बताओ। बोर्ड एग्जाम्स में आपको लिखना है, आप उधर ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने JEE के एडवांस के सम किए गॉस लॉ के, नहीं, लिख के बताओ क्या है। तो वो ये है। चलिए, सो गॉस लॉ के बारे में आप क्या लिख सकते हो। सो गॉस लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो देता क्या है, हम लोगों को प्रोवाइड करता है एक प्रकार से रिलेशनशिप। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप। कोई बोलेगा कैसे, कहां आया, कब आया। सो देखो, हमारा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स किसके बराबर होता है? फ्लक्स बराबर होता है हमारा आइडियली क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds के बराबर। और यही फ्लक्स गॉस लॉ बोलता है कि बराबर है Q इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो आप देखो दोनों क्वांटिटीज हमारी क्या हो गई, एक प्रकार से उनके बीच में रिलेशन बन गया। तो पहली वाली फॉर्मूला ये वाली 11th स्टैंडर्ड में है, ये वाली फॉर्मूला हमारी 12th स्टैंडर्ड में यूज होती है। ओके, सो फ्लक्स की दो फॉर्मूलाज हैं, एक 11th की एक 12th की, दोनों का रिलेशन हमको यहां से मिल जाता है। It also provides equivalent methods for finding electric field intensity of relating values at a closed surface and the total charge। तो वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड करता है इक्विवेलेंट मेथड्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मेथड्स प्रोवाइड करता है। अरे किस चीज के मेथड्स? सो मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के हमको मेथड्स वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और टोटल चार्ज कितनी इनक्लोज्ड है एक सरफेस में, ये भी हमें एट द सेम टाइम बताता है। It is a powerful tool which can be applied for the calculation of electric field when it originates from the charge distribution of sufficient symmetry। तो यहाँ पर सिमेट्री आपकी होनी चाहिए। गॉस लॉ बेचारा एक ही चीज के बारे में बोलता है, सिमेट्री होनी चाहिए। बिकॉज अगर सिमेट्री नहीं होगी तो आपको फिर गॉसियन सरफेस बना के सिमेट्री को लाना पड़ेगा। ओके, सो ये एक तरीका है लिखने का, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बट यस ये आपका थोड़ा सा मेथडोलॉजी हो जाता है। चलिए, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो आ जाता है यहाँ पे हमारा डेरिवेशन। आपके गॉस लॉ में 3 डेरिवेशन है, पहला और दूसरा डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला अगर उनको इजी पेपर बनाना है तो पूछ सकते हैं, बिकॉज तीसरा वाला इतना सा ही है डेरिवेशन। ओके, चलिए, तो कैसे स्टार्ट कैसे करना है? सीधा डेरिवेशन शुरू नहीं करना है, कुछ ना कुछ इंग्लिश लिखना है। सो इंग्लिश क्या लिखेंगे? इंग्लिश लिखेंगे हम, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा केप्ट इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी। ओके, सो परमिटिविटी यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा सिंबॉलिक एरर है। सो परमिटिविटी आपका यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये सबसे पहली पॉइंट आपकी यहां से जरूरी हो जाती है। तो आप जो भी डायग्राम बनाओगे ऐसे बना नहीं देना है, आपको वही बताना है, कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो आप इनफाइनाइट वायर बना रहे हो, यूनिफॉर्मली चार्ज है, हर जगह उसके प्लस प्लस बना हुआ है, ठीक है। तो अभी प्रोसेस क्या है यहाँ पर, आइए प्रोसेस समझते हैं। सो प्रोसेस यहाँ पर हमारा कैसा जाता है? सो प्रोसेस हमारा ऐसा जाता है कि लेट अस अज्यूम मेरे पास यहाँ पर है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। क्या है मेरे पास? है यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। सो बिकॉज ये वायर मेरी पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, मुझे क्या करनी है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बाहर के तरफ मेरी एक पॉइंट P है, मुझे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
सो इंग्लिश में वही बोलेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, बट P पॉइंट है कहां पे? P पॉइंट है यहां पे एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज्ड वायर। तो ये P पॉइंट है कहां पे? सो P पॉइंट है यहां से R डिस्टेंस की दूरी पे, क्या है? स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे। मैं आपको बता दूं, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी मनपसंद पॉइंट पे डेटा निकालना है कि मुझे वहां डेटा निकालना है, वहां डेटा निकालना है, सो हम क्या करते हैं? स्मॉल r को यूज करते हैं। सो स्मॉल r का मतलब क्या होता है? जहां आपको मन कर रहा है कुछ भी चीज फाइंड करने का, आप स्मॉल r का यहां से यूज कर सकते हो। अब बात क्या है? P पॉइंट है उधर, मेरी वायर है इधर, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। और वो गॉसियन सरफेस हम ऐसा बनाते हैं ताकि हमारी P पॉइंट उस सरफेस के अंदर लाई करे। क्या करे? P पॉइंट हमारी उस सरफेस के अंदर यहां से लाई करे। सो बेसिकली यहां पर सिचुएशन कैसा हो जाता है? सिचुएशन हमारा इस प्रकार सा हो जाता है कि हम बड़ा सा यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाते हैं। सो ये बड़ा सा जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाया है, P पॉइंट क्या करती है? P पॉइंट हमारी उसी के अंदर लाई करती है। तो ओरिजिनल वायर भी मेरी सिलेंड्रिकल शेप की है। ओरिजिनल वायर क्या है? ओरिजिनल वायर भी मेरी सिलेंड्रिकल शेप की है, और जो गॉसियन स्फीयर मैंने बनाया वो भी यहाँ पे मेरा सिलेंड्रिकल शेप का ही है। सो देखो हम वही लिखते हैं, इमेजिन अ कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब क्या हो जाता है? कोएक्सियल का मतलब हो जाता है जैसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, एक ऐसा दूसरा ऐसा। ओके तो उनका सेंटर सेम ही होता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से कोएक्सियल गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R पासिंग थ्रू अ पॉइंट P। ठीक है, चलो तो इतना इंग्लिश आपने लिखा, ये लिखा, ये लिखा, यहां से तीसरी पॉइंट लिखी, इतना सफिशिएंट है। अभी आप भले अपने हिसाब से जितना आपको समझे लिखो या नहीं लिखो, अभी मैथमेटिक्स पे आ जाओ एंड फट 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 इसको सॉल्व करते जाओ। इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सो तरीका हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाता है कि एक जगह हम लगाते हैं क्लास 11th और दूसरे जगह साइमल्टेनियसली लगाते हैं हम क्लास 12th। क्लास 11th जब हम लगाते हैं तो क्लास 11th में फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हो जाता है हमारा यहाँ से E डॉट डी एस के यहाँ से बराबर, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ हमारा E डॉट डी एस के बराबर। क्लास 12th जब हम लगाते हैं तो फ्लक्स हमारा हो जाता है चार्जेस इनक्लोज्ड अपॉन में यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चलिए ये आपका वन डायमेंशनल, इसको हम काउंट करते हैं। सो यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है? सो डेंसिटी हो जाती है चार्ज पर यूनिट लेंथ के बराबर। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाती है मेरी डेंसिटी। सो जो लैम्डा है, लैम्डा है मेरी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इंग्लिश में लिखना। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, ओके ऐसा करके आप लिख सकते हो। तो Q का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा यहां से लैम्डा इंटू एल के बराबर। क्या मिल जाएगा यहां से? लैम्डा इंटू एल के बराबर। चलिए यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिल जाएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा लैम्डा एल के बराबर अपॉन में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर यहां से 2। यहां पर सिचुएशन कैसा होगा? अभी कभी भी हम लोग पूरे पूरे सरफेस उसको सॉल्व करना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं? छोटे से हिस्से को टारगेट करते हैं। सो हम छोटा सा यहाँ पे इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा यहाँ पर हम इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ओके और सिर्फ उसको ही हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे अब बात क्या है ना कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है आउटवर्ड। ओके सो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर आएगा। पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्या होती है? सो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं। अगर आप देखोगे जो मैंने इंट्रोडक्टरी स्लाइड रखी थी, इतना डिटेलिंग तो कोई देखता नहीं है, मैं ही इतना डिटेलिंग से बनाता हूँ। सो पॉजिटिव से जस्ट किडिंग, ओके ऐसा कुछ नहीं है। ओके देयर आर सो मेनी पीपल। चलिए सो पॉजिटिव से लाइंस अपनी हमेशा निकलती हैं। ओके सो पॉजिटिव से हमेशा लाइंस निकलती हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लाइन आपकी इसी प्रकार से सीधा सीधा आती है। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं पे है, एरिया वेक्टर भी हमारा यहीं पे हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं पे है, एरिया वेक्टर भी हमारा यहीं पे है। तो सिचुएशन कैसा हो जाता है? सिचुएशन ऐसा हो जाता है, एंगल हो जाता है आपका 0 के बराबर। सो यहां से हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 होता है 1 के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर एल के यहां से बराबर। ओके सो कर्व्ड सरफेस एरिया, आपका सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? सो हो जाता है 2 पाई आर एल के बराबर।
तो 11 स्टैंडर्ड से फ्लक्स का मुझे ये वैल्यू मिला, 12 स्टैंडर्ड से फ्लक्स का मुझे वो वैल्यू मिला, क्या कर दूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्या हो जाएगा E इंटू 2πRL, है ना, और यहां से हो जाएगा अपना पाई एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। एल और एल हो जाएगा कैंसिल, यहां से मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। सो बेसिकली एक 11 स्टैंडर्ड का फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना है, एक 12 स्टैंडर्ड का फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना है, एंड दैट्स इट। ओके, चलिए, सो यही आपका प्रोसेस है, एंड यही आपको करते करते यही फॉर्मूला मिलता है। ओके, चलिए, उसके बाद यहां पर आ जाता है एक स्फीयर का डेरिवेशन। सो स्फीयर का डेरिवेशन हमारा कैसा हो जाता है, उसको देख लेते हैं। तो तरीका वही, consider a sphere of radius r with its center O charged to a uniform charge density placed in a dielectric medium of permittivity। तो आपका वही प्रोसेस, आपको थ्योरी समझ गया ना, जो भी डायग्राम आप बना रहे हो उस डायग्राम को इंग्लिश में आपको पूरा पहले पहले एक्सप्रेस करना है। चलिए कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक स्फीयर है जिसकी कोई चार्ज डेंसिटी है। ओके, सो स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है यानी चार्जेस वहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, तो क्या है यहाँ पर सारी की सारी चार्जेस मेरी यूनिफॉर्म है। स्फीयर का रेडियस कितना होगा, स्फीयर का रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। वापस से मुझे क्या करना है, कंसीडर करनी है एक पॉइंट पी, जिस पॉइंट पी पे मुझे क्या करना है, जिस पॉइंट पी पे मुझे यहां से बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे मुझे निकालना है। कंसीडर करते हैं दूर कहीं एक पॉइंट पी, फिर हम बोलेंगे पॉइंट पी लाइज आउटसाइड अवर स्फीयर, सो लेट अस कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस विच इज स्फेरिकल, which is of spherical shape। okay, तो जैसे वहां पे सिलेंड्रिकल वायर थी तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, यहाँ पे स्फेरिकल शेल है तो अपन स्फीयर भी कैसा लेंगे, स्फीयर भी यहाँ से हम ऐसा ही लेंगे। सो दिस बिकम्स द हमारा बेसिक सा यहाँ पर प्रोसेस, सो बेसिक सा प्रोसेस हो जाएगा। सो दिस इज माय इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। क्या बोला था, जो जो मनपसंद पॉइंट होगी उसको क्या नाम देंगे, मनपसंद पॉइंट को नाम देंगे आर के बराबर। सो यहां से यहां तक अगर मुझे निकालना है, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर, अंदर वाला रेडियस हो जाता है यहां से कैपिटल आर के बराबर। वापस से सेम लॉजिक, एक जगह क्लास 11th, एक जगह क्लास 12th। क्लास 11th क्या बोलता है, क्लास 11th बोलता है फ्लक्स इज इक्वल टू द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस के बराबर। क्लास 12th क्या बोलता है, बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू द चार्जेस इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब हमारा स्फीयर आ जाता है एरिया के अंदर, मतलब स्फीयर इज नॉट अ वन डायमेंशनल एंटिटी, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज बोलते हैं। ओके, तो आइडियली तो स्फीयर 3 डायमेंशनल है, तो आइडियली तो वॉल्यूम आना चाहिए, बट स्फीयर का हम एक इनफाइनाइटेसिमल सेगमेंट ही कंसीडर करते हैं, तो उसके वजह से हम उसको 2 डायमेंशन ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, हो जाता है चार्जेस पर यूनिट एरिया के बराबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू डी हो जाएगा सिग्मा, इनटू में हो जाएगा एरिया, एरिया यहां से हो जाएगी, बोलो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कंसीडर करूं या 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कंसीडर करूं। तो चार्जेस हमारी कहां प्रेजेंट हैं, चार्जेस हमारे कैपिटल आर में प्रेजेंट हैं या चार्जेस हमारे स्मॉल आर में प्रेजेंट है। तो भाई दिख रहा है चार्जेस हमारी सारी की सारी कैपिटल आर वाले रेडियस में ही प्रेजेंट हैं। सो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे फ्लक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू में 4 पाई यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या हो जाएगा, वापस से सेम कंसीडर करेंगे इनफाइनाइटेसिमली छोटा एलिमेंट, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस भी बाहर की तरफ ही जाएंगी। सो अगेन एंगल हो जाएगा 0 के बराबर, कॉस ऑफ 0 अगेन हो जाएगा यहां से मेरा 1 के बराबर। सो ईडीएस हो जाएगा कॉस ऑफ यहां से 0, क्या हो जाएगा यहां से ई बाहर, अगेन में बचेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, एंड आपके स्फीयर का आपके स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, बट इस बार मैं 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लूंगा बिकॉज मैंने पूरा का पूरा ये इस क्लोज्ड सरफेस, जो गॉसियन सरफेस होता है, आपको पता होगा गॉसियन सरफेस हमेशा हम क्लोज्ड कंसीडर करते हैं, तो ये उसके ऊपर मैंने चीजें लगाई हैं, और पी पॉइंट के अक्रॉस है तो अपन बड़ा वाला स्फीयर यहाँ पे कंसीडर करेंगे।
चलिए, सो ये है इक्वेशन नंबर 1, वो है इक्वेशन नंबर 2। क्या कर देंगे दोनों को इक्वेट, क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू दी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। 4 पाई कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर बाय आर द होल स्क्वायर के बराबर। बधाई हो, यही होती है हमारी यहाँ से फाइनल फॉर्मूला। सो प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। मुझे पता है आप लोग डरते हो, अभी उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, आप लोग प्रोसेस से फॉलो नहीं करते हो, राइट? कोई भी पेड बैच का स्टूडेंट होगा या कोई भी अच्छे सोर्स से अच्छे क्वालिटी से पढ़ा होगा, सो डरने का बात ही नहीं होता है। प्रॉब्लम सारी की सारी तब आती है जब आप रैंडमनेस से फॉलो करो। रैंडमनेस से साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स, जेडबलई, नीट, सीईटी नहीं होता है। ओके, क्लास 9th क्लास 10th होता है, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। 11th स्टैंडर्ड भी निकल जाता है, बट जहां पर एंट्रेंस एग्जाम कॉन्सेप्ट्स की बात आती है वहां पर रैंडमनेस से नहीं निकल सकते हो। ओके, निकलेगी भी तो 1% पॉपुलेशन निकलती है, फिर वो 1% पॉपुलेशन पॉडकास्ट में आके बोलती है मैंने ऐसे ही कर दिया। ओके, 3 महीने में उखाड़ा, वर्ड्स ही ऐसे यूज करते हैं, उखाड़ा, डिस्ट्रॉय किया। फिर वो 1% लोग जो बॉर्न टैलेंटेड थे, उनको देख के 99% सोचते हैं अपना भी ऐसे ही हो जाएगा। सो दैट इज नॉट द वे। ओके, सिस्टम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। ओके, चलिए, सो दैट इज द आपका डेरिवेशन एंड यहाँ पर ही आपका चीजें एंड होगा। सो आप ऐसा करोगे रैंडमली तो नहीं समझेगा, आपको समझेगा ही नहीं कहाँ क्या चल रहा है। आप ऐसे प्रेफर करो, ऐसे करके करना, तो आपको पता है एक क्लास 11th है, एक क्लास 12th है, एंड सिमिलर वे में करना है। फर्दर मोर, जिन भी स्टूडेंट्स का जेडबलई का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, समझ रहा है कि जेडबलई गया, हाथ से निकल गया, हाथ जोड़ता हूं, महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र ने जो आपको दिया है उस चीज की कदर करो। MHT CET एग्जाम आपका बहुत अच्छा एग्जाम है जो आप जैसे स्टूडेंट्स की कदर करता है हमेशा। MHT CET के तरफ अपना फोकस शिफ्ट करो, सारी जान अपनी उस एग्जाम में लगा दो जो आप लोगों के लिए ही बना है। ठीक है, चलिए, सो आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं थर्ड डेरिवेशन। थर्ड डेरिवेशन हमारी हो जाती है पूरी की पूरी शीट के लिए। सो यहाँ पर अगेन आपको थ्योरी वैसे ही स्टार्ट करनी है। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से सिग्मा के बराबर। ओके, सो अगेन इसमें हम लोग बोलते हैं कि इसका कोई भी थिकनेस नहीं है। थिकनेस नहीं है तो अगेन एक डायमेंशन इसका नहीं होगा, सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी 2D डेंसिटी ही यहाँ पर हमारी यूज होगी। जिनको कंफ्यूजन होता है उनको मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। जब आप स्कूल में थे तो स्कूल में सिखाया जाता था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते भी थे हाँ 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 मास अपॉन वॉल्यूम, यस 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 मास अपॉन वॉल्यूम, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। बट कभी हमारे मन में ये सवाल ही नहीं आया कि भाई अगर ऑब्जेक्ट ही हमारा 1 डायमेंशनल है तो मैं क्या करूंगा। ऑब्जेक्ट ही अगर 1 डायमेंशनल है तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी डेंसिटी 3 प्रकार की होती है। अगर ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल है तो डेंसिटी हो जाती है वही जो बताया, मास पर यूनिट लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल है तो डेंसिटी हो जाती है मास पर यूनिट एरिया। अगर डेंसिटी 3 डायमेंशनल है तो हो जाती है यहां से मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज द प्रोसेस, और यही प्रोसेस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगाते हैं। मास को सिर्फ चार्ज बोल देते हैं। सो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट हमारा वॉल्यूम, ये प्रोसेस हमारा होता है। चलिए, तो यहां पर अभी हमने क्या कंसीडर किया है, कंसीडर किया है हमने एक थिन परपेंडिकुलर, थिन पूरी की पूरी प्लेन शीट। सो ये पूरी की पूरी शीट ही हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है भाई, पूरी की पूरी शीट ही हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज है। सो अगर मेरी पूरी की पूरी शीट ही यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा, देखो, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस कभी भी निकलती हैं। सो ये अगर मेरे पास एक शीट है तो मुझे पता है यहां से भी लाइंस निकलेंगी, यहां से भी लाइंस निकलेंगी, बिकॉज शीट ही पॉजिटिवली चार्ज है। देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बस नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ही नहीं। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी आप ऐसा मत सोचना सर अगर पॉजिटिव इधर है तो नेगेटिव किधर होगा, नहीं है नेगेटिव।
इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका प्लेन शीट है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपनी पॉजिटिव लाइन्स यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, तो इस वजह से यहाँ पर मैं एक पॉइंट नहीं कंसीडर कर सकता हूं, मैं 2 पॉइंट कंसीडर करूंगा जो दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंसेस पे होंगी। एक का नाम दूंगा P, एक का नाम दूंगा यहाँ से P डैश के बराबर। एंड वापस से ये दोनों पॉइंट्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सो गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम बनाते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस, बिकॉज ये एक अलग एग्जांपल हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा फिजिक्स हम नहीं लगाते हैं। ओके, सो यही हमारा इन्होंने बताया है। तो अभी यहाँ पर लॉजिक कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर है। उसी प्रकार से एरिया वेक्टर भी बाहर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो अगर इस रॉड में मैं पानी भर दूं तो यहां से पानी कहां उड़ेगा, पानी यहीं पे उड़ के आएगा। सो एरिया वेक्टर भी आपका सेम ही है। सो दोनों केसेस में यहां से पानी भरूंगा तो वहां से निकल के आएगा। तो अगेन कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा यहां से है 0 के बराबर, कॉस ऑफ 0 वापस से हो जाता है यहां से हमारा 1 के बराबर। ओके, चलिए, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ अंडा। तो हम वही करते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वहां पर भी कॉस कॉस हो जाएगा 1, सो बचेगा ई ए। अभी ये थोड़ा सा काम चोरी है। सो देखो, आइडियली अभी 2 डेरिवेशंस हमने किया, तो दोनों डेरिवेशंस में ना हमने प्रॉपर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन निकाला। ओके, कि 4 पाई आर स्क्वायर है, आपका 2 पाई आर एल है, इधर ये लोग बोलते हैं मत निकाल, तो थोड़ा डेरिवेशन दिया ही काम चोरी के तरीके से। तो बस बोल रहे हैं एरिया है, सो एरिया कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर। उसी प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लास 12th, सो क्लास 12th में सरफेस चार्ज डेंसिटी होता कितना है, अभी अभी देखा, होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। गॉस लॉ क्या कहता है, कहता है चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहां से हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन। सो अगेन ये आपका क्लास 11th का प्रोसेस, ये आपका क्लास 12th का प्रोसेस, दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करेंगे, डायरेक्टली आंसर यहां से हमारा आ जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ यहां से एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये 3 डेरिवेशंस एक प्रकार से बोलते हैं ना कि नहीं मिस करनी चाहिए। ये तीनों की तीनों डेरिवेशंस हमारी उसी कैटेगरी में लाई करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एंड डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट डेरिवेशन। ये सब तो हमारा हो गया, बढ़ते हैं आगे एंड डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट डेरिवेशन या नेक्स्ट थ्योरी हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर ग्राफ्स का क्या है, सो ड्रॉ ग्राफ टू शो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड द इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। तो आपके ग्राफ्स का यहां पर, अभी इंटेंसिटी ऐसा मत समझना कुछ अलग चीज है, बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड को ही दूसरे वे में बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऐसा नहीं समझना कि फिजिक्स के 2 अलग टर्म्स की बात हो रही है कि ओह अच्छा वो बोला है तो अलग है, इंटेंसिटी बोला है तो कुछ और है। नहीं नहीं भाई, एक ही चीज है, दोनों आपके इंटेंसिटी में ही यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, तो आपका लॉजिक कैसा है, आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय यहाँ से आर के बराबर। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यहाँ से के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका थोड़ा सा ज्यादा फास्ट यहां से चेंज होगी, जब क्योंकि वो स्क्वायर है, और जबकि ये थोड़ा सा स्लो चेंज होगी। तो ये आपका थोड़ा सा फर्क होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप आपको ज्यादा मिलेगा, एंड पोटेंशियल का अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप आपको कम मिलेगा। ओके, तो थोड़ा सा कंपैरिजन सॉर्ट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप आप देखोगे आपको ये मिल रहा है, पोटेंशियल का स्लोप देखोगे तो आपको इस तरफ से ऐसा कुछ जाता हुआ मिलेगा। तो बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो स्लोप यहाँ पे ज्यादा स्टीप होगा, आपको चढ़ने में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पहाड़ ज्यादा तकलीफ होगी, जबकि पोटेंशियल वाला पहाड़ आप खड़े खड़े चढ़ पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यहाँ से चढ़ने में आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चीजों के वजह से छोटी छोटी चीजें इग्नोर हो जाती हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये टॉपिक है कंडक्टर का। ओके, बहुत सारे ये टॉपिक हैं हमारे कंडक्टर का, क्या लॉजिक है, कैसा है, आइए इनको भी समझने का प्रयास करते हैं, बिकॉज ये भी आपके वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। पता चला बड़ी सारी चीजें कर दी, ये सब कर ही नहीं पाए तो अटक जाओगे। कंडक्टर्स हमारे वो मटेरियल्स हैं which allow electricity to flow through them।
ओके तो अभी ये मैं नहीं भी बताता तो कोई बड़ा ऐसे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आता, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में सभी लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर में क्या खास बात होती है। दिस इज बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। तो वो कंटेन क्या करते हैं, कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्जेस। तो यही भी सही बात है। अभी ये क्यों होता है, बिकॉज इन अ मेटल the outer valence electrons are loosely bounded to the nucleus and they are free। so ये आपकी बेसिक क्लास 10th वाली ही प्रॉपर्टीज हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड हैं, तो वो इवेंचुअली क्या है, इवेंचुअली यहां से फ्री हैं, फ्री फॉर कंडक्टिविटी। एंड इसी वजह से हमारे कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं विच हेल्प अस टू कंडक्ट। ठीक है, तो मेटल्स, ह्यूमंस, अर्थ, एनिमल बॉडीज आर ऑल कंडक्टर्स। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम यहीं पर आती है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, वो बात तो नहीं है, बट प्रॉब्लम कहां पर आती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं, इतना ज्यादा रैंडम मोशन करते हैं कि खुद ही ये लोग एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, खुद ही ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां पर, इफेक्ट कैंसिल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां पर, इफेक्ट कैंसिल हो गया। सो इनके इफेक्ट्स आपस में ही कैंसिल हो जाते हैं। इसी वजह से रैंडम मोशन में हमारे कंडक्टर्स कंडक्ट नहीं करते हैं एंड हमको क्या लगाना पड़ता है, हमको लगाना पड़ता है बैटरी। बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी लगाने से सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रिसाइज रैंडम मोशन आ जाता है। क्या आ जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का एक प्रिसाइज रैंडम मोशन आ जाता है। सो जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, सो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहना स्टार्ट हो जाते हैं एंड हम लोगों को यहां से करंट मिलता है। सो दैट इज द बेसिक्स यहां पर फंडा। बट ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको थोड़ी सी यहां पर प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ती हैं। सो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, वो समझना यहां पर जरूरी है। In the interior of a conductor, the net electrostatic field is 0। अब यही थोड़ा सा गहराई में समझना है, क्या बोला, कैसे बोला, क्यों बोला एंड ये सिचुएशन अराइज हमारी कहां से हुई। चलिए, तो लॉजिक यहां पर कैसा है अभी समझते हैं। इस फिनोमिनन का नाम है यहां पे पोलराइजेशन। बहुत ज्यादा गहराई में समझा रहा हूं तो पोलराइजेशन टॉपिक भी हमारा यहीं पे कवर हो जाएगा। देखो, कंडक्टर के पास क्या है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसे कंसीडर करो कि उसके पास सारी चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस। बिकॉज अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं से रिलीज हो जाता है, ओके, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहीं से रिलीज होता है, तो पीठ पीछे एक आयन भी बनेगा। जैसे सोडियम का अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो पीठ पीछे एक सोडियम का पॉजिटिव आयन भी बन जाएगा। तो कंसीडर करते हैं ऐसा रैंडम मोशन हमारे पास है। अब सिचुएशन क्या हो रही है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार से हो रही है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गई, यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई की है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहां से होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से। एंड ऐसा कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं एंड नेगेटिव की तरफ जाती हैं। सो पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो बेसिकली जो भी मेरा लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम है, सो लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम बेसिकली मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम है मेरा पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी ये वाला पार्ट अगर पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो यहां से होता क्या है, सारी की सारी ये जो रैंडम वाली चार्जेस थी, ये सारी की सारी रैंडम चार्जेस क्या हो जाती हैं, सारी की सारी रैंडम चार्जेस यहां पे आके सेग्रीगेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सेग्रीगेट हो जाती हैं, जिसको कहते हैं पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन शब्द का मीनिंग क्या है, पोलराइजेशन शब्द का मीनिंग हो जाता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो यहां पर होता क्या है, सारी नेगेटिव चार्जेस मेरी यहां पर जमा हो जाती हैं। बिकॉज ये सेक्शन मेरा पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्जेस यहां अट्रैक्ट होती हैं और सारी पॉजिटिव चार्जेस मेरी उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब सिचुएशन क्या है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सिचुएशन ऐसा है, मेरे कंडक्टर के अंदर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसका डायरेक्शन हो जाता है यहां से ऑपोजिट।
सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जो मैंने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ई आउटसाइड माइनस हो जाती है यहां से हमारे ई इनसाइड। अब बात क्या है, मेरे कंडक्टर के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कंडक्टर के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कितना भी एक्सटर्नल फील्ड लगाओ अंदर उतनी ही चार्जेस यूनिटी में जमा हो जाती हैं एंड यूनिटी में जमा होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बना देती हैं? बना देती हैं जीरो के बराबर। सो इस वजह से हम यही कहते हैं कि हमारा द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाता है जीरो के बराबर। ओके, सो दिस इज द फिजिक्स। इसमें मैंने आपको पोलराइजेशन भी समझा दिया, आगे जाके पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एनीवेज ये बताना पड़ता है, यहीं पे बता दिया। उसी प्रकार से इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में जो अंदर की चार्जेस हैं, इंसुलेटर में अंदर की चार्जेस को इतना दम ही नहीं है कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ पाए, तो इंसुलेटर के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस हमारी पास होती हैं। Potential is constant within and on the surface of the conductor. In static situation, the interior of the conductor can have no charge, basically वही cancellation. Electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor at every point, and surface charge density could be different at different point. तो पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। हम लोग जो भी सिलेबस में कंडक्टर्स कंसीडर करते हैं कहीं ना कहीं वो स्फेरिकल ही हैं। आप लोग सम्स भी करने बैठते हो तो आपको रियलाइज होता है कि वो भी स्फेरिकल ही हम करते हैं सम्स। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय यहां से आर के हमारे बराबर। अब सिचुएशन ऐसा है के बाय जन्म कांस्टेंट है, के का नाम ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q है चार्ज, बट हम लोग ऑलरेडी कहते हैं कि हमारे चीजें जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं सारी की सारी हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। R होता है रेडियस, तो रेडियस तो एनीवेज कांस्टेंट ही है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है पूरा का पूरा। ओके, इंटीरियर कैन हैव नो चार्ज, वो बेसिकली कैंसिलेशन को इनडायरेक्टली कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एनी पॉइंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जब भी हम लोग चार्जेस से लाइंस बनाते हैं कि लाइंस जो भी हम बनाते हैं निकल रही हैं, तो आप ध्यान से देखो हम लाइंस को रैंडमली नहीं बनाते हैं, हम लाइंस को कुछ ऐसे पैटर्न में बनाते हैं, राइट। सो ये पैटर्न का मतलब क्या है, ये पैटर्न का मतलब वही है, हम लाइंस को यहाँ पे बार बार 90 डिग्री पे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री पे बना रहे हैं। सो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों को बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा वैसा, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो ये वही सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर एक साथ हो जाती है जो मैंने आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए, सो एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब बात वही है जैसे मैंने कहा, आप लोग बड़े बड़े टर्म्स पे फोकस करते हो, बड़े बड़े, मैं आपको बोल दूं कैपेसिटर का ये वाला डेरिवेशन करके बताओ, आप में से काफी लोग कर लेंगे एंड आई अप्रिशिएट दैट। बट अगर आपसे पोटेंशियल डिराइव करने के लिए बोला है, या डिराइव नहीं, माय बैड, डिराइव नहीं, एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि पोटेंशियल क्या है उसको एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे आप, क्या लिखोगे मेरे को बताओ। 2 मिनट के लिए पीछे गए से समझो मैं नहीं दिखाना चाहूं सो बताओ क्या पोटेंशियल क्या बोलोगे आप। ओके, सो अगेन कंफ्यूजन्स होंगे, आप 1 पॉइंट बोलोगे, 2 पॉइंट बोलोगे। सो पोटेंशियल को जो डिफाइन करने का सही तरीका है वो तरीका आपका हो जाता है ये वाली फॉर्मूला। ओके, आप जो लिखना है लिखो, डजंट मैटर। ओके, बट जो तरीका है सही तरीका, वो तरीका हो जाता है हमारा ये वाला फॉर्मूला। तो आइए समझाने का प्रयास करता हूं। पोटेंशियल, मैं कह रहा हूं एक स्टूडेंट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर, तो क्या होगा उसका मतलब? उसका मतलब यही होगा कि वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा काम करता होगा, बहुत ज्यादा मेहनती होगा। चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनती होगा, राइट। बट बात वहीं पे आके अटकती है, मुझे पता चलता है कि वो स्टूडेंट 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो मैं आके अनाउंस कर देता हूं कि देखो एक ऐसा मेहनती स्टूडेंट है जो 12 घंटे मिनिमम और 16-16 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई कर रहा है। फिर कमेंट में उसके घर का मेंबर ही लिख देता है, सर आपको गलतफहमी है, वो 16 घंटे हफ्ते का पढ़ता है ओके, पूरा हफ्ता मिला के 16 घंटे पढ़ता है उसमें। बोलता हूं क्या बात कर रहे हो। सो अगर मैं बोलता हूं पोटेंशियल वर्क डन के बराबर है तो गलत हो जाएगा।
तो कुछ डिवाइड में डालना पड़ेगा कि दिन में कितना घंटा पड़ा। सो यहां पर भी वही है, पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाता है वर्क डन पर यूनिट यहां से चार्ज के बराबर। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल। फर्दर मोर काम कब होता है? सो काम तब होता है जब आप एनर्जी यूज करो। सो यही वर्क डन आपका इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। सो वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? बराबर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के बराबर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या आता है? एक्सप्लेन करो, तो आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करो, तो आपको फिर यही प्रोसेस यहां पर यूज करना है। ठीक है, इसके अपार्ट में पोटेंशियल के वो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं, मैं आपको सीधा बोलूंगा, आपको एग्जाम में आए तो भी आप दूसरा ऑप्शन चूज करना उसके जगह पे, बिकॉज वो आपका टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगे। तो मैंने आपको कहा है, जैसे मैं पहले पहले सबसे पहला टॉपिक बोलता हूं बर्नौलीज का थ्योरम, अगर आपको आ भी जाता है एग्जाम में, आप दूसरा कुछ चूज करो, बिकॉज वो आपका 20 मिनट ले लेगा, आपका पेपर ही छूट जाएगा वो क्वेश्चन करने के चक्कर में। तो सेम लॉजिक विद द पोटेंशियल की डेरिवेशंस, बट यस एक्सप्लेनेशन आप इतना सब भी लिखोगे ना, आपका आराम से 1 मार्क 1.5 मार्क आपको मिल जाता है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को संबोधित किया जाता है यू से। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यहां से आर के बराबर। ओके, फर्दर मोर आपका के किसके बराबर होता है? सो के हो जाता है यहां से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 टाइम्स ऑफ Q2 यहां से आर के बराबर। चलिए, पोटेंशियल क्या है? सो पोटेंशियल है हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। सो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय यहां से चार्ज के बराबर। तो कोई भी एक चार्ज को आप यहां से कैंसिल कर सकते हो। सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 टाइम्स ऑफ Q2 यहां से हो जाएगा R, डिवाइड में है यहां से चार्ज। चलिए, सो डिवाइड में चार्ज है, सो समझो Q2, सो Q2 कैंसिल, आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई यहां से एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय R, जिसको लिखने का दूसरा तरीका होता है के क्यू बाय यहां से R के बराबर। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये आपका मीनिंग है। ओके, जैसे रेजिस्टेंस, मैं आपको बोलूं रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, तो उसमें आपको ओम्स लॉ बताना पड़ेगा। मैं आपसे ओम्स लॉ नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं रेजिस्टेंस का ओरिजिन क्या है, तो आपको वही बोलना पड़ेगा कि जब भी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, तो वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन में हमारा रेजिस्टेंस आता है। ओके, चलिए, deduce the relation between electric field and the electric potential। again a small question, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तब बड़ी चीजों का महत्व होता है। चलिए, तो जब हम छोटे थे तो स्कूल में हमारे पास एक फॉर्मूला होता था। स्कूल का जो सबसे पहला फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता था कि अगर मेरे पास दो प्लेट्स हैं और मुझे उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन होता था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स डिवाइडेड बाय जो इनके बीच का यहां से डिस्टेंस है। तो स्कूल में हमारा ये तरीका होता था, बट स्कूल में देयर वर नो स्केलर्स, देयर वर नो वेक्टर्स, देयर वर जस्ट क्वांटिटीज, हमारे पास सिर्फ क्वांटिटीज हुआ करती थी। तो अब क्या है, अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा वेक्टर है, थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। तो यही क्वांटिटीज को अगर मैं डायरेक्शन के टर्म्स में लिखूंगा, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं माइनस dv बाई dx के बराबर, जिसका मतलब वही है, जितना मैं आगे चलते जाऊंगा मेरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाइज घटते जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है? घटते जाता है। एक नीट का क्वेश्चन आपको अभी देता हूं, आपको समझ जाएगा मैंने क्या कहा। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि समझो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये है मेरे पास पॉइंट ए, ये है मेरे पास पॉइंट बी, ये है मेरे पास पॉइंट सी। आप लोगों को बताना है कि मेरा पोटेंशियल कौन सी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। चलिए, पुराना क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेरा सवाल है ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स मैंने आपको दी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से यहां तक जा रही है, आपको बताना है पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट करने के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 4 3 2 एंड 1। ओके, चलिए, सो आई होप आपने कमेंट कर दिया है। अगर आपका कमेंट रॉन्ग भी जाता है तो आप उसके अंदर ही खुद को रिप्लाई दे देना
कि नाउ आई नो द करेक्ट ऑप्शन। उड़ा मत देना, क्योंकि आप जब पता चलेगा आपको सही आंसर क्या है और आप एक्सेप्ट करोगे कि आपका गलत हुआ और अभी आपने सही किया, तो आपको वो हमेशा के लिए याद रहेगी चीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। ओके, तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स। देखो अगर मैं माइनस साइन नहीं डालूं तो उसका मतलब मेरा पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ बदल रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आपका पोटेंशियल भी बदलते जाएगा, बट माइनस का मतलब वही है, वो कम होते जा रहा है। तो जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आपका पोटेंशियल कम होते जाएगा। सो वीए पे सबसे ज्यादा होगा, डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो वीबी पे कम होगा, और आगे आ जाऊंगा वीसी पे और कम होगा। ओके, तो ये हो जाता है इस फॉर्मूला का यहाँ से मीनिंग। बाकी तो इसमें वही है, जनरल आपके डेफिनेशन ही है, इसमें तो कुछ भी ऐसा सच प्रूफ वूफ भी यहाँ पर कुछ ऐसा सच करना आपको नहीं है। ओके, लॉजिक वही है आपका। वर्क डन बचपन में क्या पढ़ा था, वर्क डन पढ़ा था हमने, वर्क डन इज इक्वल टू दी ये, बट इसके थ्रू डेरिवेशन आपको है नहीं ऐसा। वर्क डन पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या होती है, सो हो जाती है फोर्स अपॉन में यहाँ से यूनिट चार्ज के बराबर। सो चार्ज यूजुअली हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है हमारा यहाँ से यूनिट चार्ज के बराबर, है ना। तो यहाँ से F के जगह क्या डाल सकता हूँ, F के जगह यहाँ से डाल सकता हूँ मैं Q इंटू में यहाँ से E के बराबर टाइम्स ऑफ हो जाएगा यहाँ से dx के बराबर। अभी अभी क्या पढ़ा हमने, सो अभी अभी हमने पढ़ा पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन में यहाँ से चार्ज के बराबर, है ना। सो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से V इंटू क्यू के बराबर, Q और Q कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में यहाँ से dx के बराबर, जिसको मैं मॉडिफाई करके हम कुछ ऐसा यहाँ से लिख देते हैं, और माइनस का साइन हम जनरली अपने ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, चलिए। So why electric field is always perpendicular to the equipotential surface? मुझे एग्जामिनर बना दें तो मैं तो कुछ ऐसा सवाल पूछूं, why बताओ क्यों, बिकॉज नहीं आता है स्टूडेंट्स को, और सबसे इजी है। ओके, बहुत इजी है। चलिए, ये डायग्राम ऐसे, पहली बात तो ये डायग्राम देने का कोई इतना मतलब ही नहीं है। ओके, ये डायग्राम में क्या खास है जो दिया है, मुझे पता नहीं क्यों समझता नहीं है। देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो अवेलेबल, बट ठीक है, इनका पर्सनल चॉइस है। पहली बात समझो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है। सो मैंने थोड़ी देर पहले, अभी 20 मिनट पहले ही सेशन के बता दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे वो सरफेसेस होते हैं जिसमें हमारा पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, जिसमें हमारा पोटेंशियल थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। सो अगर मैं एक सरफेस कंसीडर करता हूं, जैसे ये लोग कर रहे हैं, एक अजीब सा आड़ा टेढ़ा सरफेस, जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा लेटस से इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बात क्या है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है। समझो मैंने एक चार्ज यहां से यहां पे मूव की, मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज यहां से लेकर के चार्ज मैंने यहां पे मूव किया, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दी होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। सो यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू दी मेरा कुछ ऐसा, बट बिकॉज ये सरफेस मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही रहेगा। 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहेगा, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही रहेगा। सो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, VA इज इक्वल्स टू यहाँ पे VB के बराबर। सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, इवेंचुअली ये वाला टर्म हो जाएगा 0, विच इंप्लाइज वर्क डन इज इक्वल्स टू दी 0 के बराबर। इंप्लाई क्या हो जाता है, वर्क डन हमारा हो जाता है 0 के बराबर। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमारा वर्क डन क्या होता है, हमारा वर्क डन यहां से हो जाता है 0 के बराबर। क्यों, बिकॉज इक्विपोटेंशियल है, 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो ये 0, तो आपका वर्क डन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा यहां से 0 के बराबर। तो बात यहां पर ऐसी है, हम लोग यहां पर ना ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वर्क डन का। सो वर्क डन का आपका फोर्स के टर्म्स में भी फॉर्मूला होता है एंड ये वाला फॉर्मूला भी होता है। तो बात यहां पर ऐसी है, अगर मैं यही लॉजिक लगा के वर्क डन निकालने का प्रयास करूं, सो देखो वर्क डन मुझे यहां से कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। ओके, अब ये वाले फॉर्मेट में मिलेगा, सो यहाँ पे हो जाएगा मेरा E dx cos ऑफ थीटा के बराबर। एंड अगर मेरा सरफेस इक्विपोटेंशियल है, सो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन यहां से हो जाएगा 0 के बराबर। तो बात वही है,
मेरा एक साइड जीरो है, अगर एक साइड जीरो है तो इन तीनों में से किसी को तो जीरो होना पड़ेगा। तो पहला पहला ऑप्शन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरी जीरो है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेरी जीरो है तो मेरा आंसर जीरो होगा। बट बात वही है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करके कोई चीज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हम नहीं करेंगे। ओके, तो इतना तो हमारा बेसिक सा अजम्पशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी यहाँ से बिंदास बाहर की तरफ निकल रही है, चार्जेस आर प्रेजेंट। ओके, इतना बचकाना दिमाग हम नहीं लगाएंगे कि फील्ड ही नहीं है। चलिए, सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर है। नहीं यार, डिस्प्लेसमेंट तो मैंने किया है, मैं ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे कर रहा हूं, इधर थ्योरी में नहीं लिखा हुआ है बट मैंने आपको बता दिया, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट तो मैंने यहाँ पे किया है ए से बी पॉइंट पे, तो वो भी जीरो नहीं है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी है कॉस ऑफ टीटा जीरो। अरे भाई, कॉस टीटा जीरो कब होता है? जब टीटा मेरा 90 डिग्री हो। सो टीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है? टीटा 90 डिग्री का मतलब है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो वही है, जब जब मतलब हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होगा, हमेशा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, मतलब ये जो मेरा सरफेस है, हम सरफेस के अलोंग ही मूव हो रहे हैं। ओके, तो बस इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा? हमेशा रहेगा 90 डिग्री के यहाँ से बराबर। देखो, वही एक्सप्लेनेशन घूम फिर के दिया है, मैंने उल्टा आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग में दिया है, तो आप लोग अच्छे से इसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करके लिख सकते हो। Equipotential surfaces are dead surfaces at which our potential is constant everywhere. Since our potential is constant everywhere, so if we move a charge from A point to B point, so work done by that charge is given by the equation this. फिर उसके बाद ये लिखेंगे, but since our potential is constant everywhere, therefore VA is equals to the VB, which proves that work done is equals to the zero के बराबर। If work done is equals to the zero, then there are three possibilities: either electric field is zero, or displacement is zero, or angle is zero. So first possibility is ruled out because obviously we will apply some electric field. We are doing the displacement from point A to point B, so second possibility is also ruled out. Third possibility is cos of theta is zero, and that is possible when theta is equals to the 90 degree, hence proved to when in an equipotential surfaces the angle between the electric field and the surface, because displacement is happening at the surface, angle is equals to the 90 degree के यहाँ से बराबर। ओके, चलिए, सो दैट इज द पार्ट, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आप वहां से भी कर सकते हो, बट मैंने आपको पूरा यहाँ पर बोल दिया। What do you mean by अरे यार, what do you mean by equipotential surface? तो अगेन आपको अगर ऐसा पूछते हैं तो सिंपल है, सबसे इजी में इजी शेप बनाना आपका सर्कल है। ओके, बिकॉज सर्कल के लिए सिंपल लॉजिक है, ये अगर मैं सर्कल बनाता हूं, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू होता है k क्यू बाय r के बराबर, k खुद ही कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट होता है एक सर्कल के लिए, और चार्ज मैं कंसीडर करता हूं यूनिफॉर्म है, तो बेसिकली आपका यही चीज हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल स्फीयर्स। ओके, जिसमें हर स्फीयर क्या होगा, हर स्फीयर इक्विपोटेंशियल होगा। ओके, हर स्फीयर, तो हम एक स्फीयर नहीं बनाते हैं, हम बोलते हैं जितने भी स्फीयर मैं बनाऊंगा सारे के सारे इक्विपोटेंशियल ही होंगे, बिकॉज हर स्फीयर का खुद का रेडियस कांस्टेंट है। ओके, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सारे स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम है, नहीं, हर इंडिविजुअल स्फीयर मेरा क्या है यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल स्फीयर में काउंट होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा टाइम पास किया हुआ है, बार बार टाइम पास किया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के, तो वो बार बार करने का मतलब नहीं है, बट एक सिर्फ बता दे रहा हूं कि कुछ भी आपको करना नहीं है। सो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट का क्या होता है? सो एक पॉइंट के लिए होता है k क्यू बाय r के बराबर, जिसको मैं अगर इलेबोरेटिवली लिखूं सो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से q डिवाइडेड बाय r के बराबर। ओके, चलिए, तो अभी यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है, सिचुएशन हमारा कुछ इस प्रकार सा है कि अगर मुझे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए निकालना है, सो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ डिस्टेंसेस यहाँ से q1 q2 डॉट 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 qn। तो इसमें आप क्या कर देना, इसमें आप पहले तो एक डायग्राम बना देना। ओके, उस डायग्राम में क्या कर देना, उस डायग्राम में आप बना देना यहाँ से ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1
Q2, ऐसे पॉइंट बनाते जाना, Q3, फिर ऐसे बोल देना डॉट 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 यहाँ से Qn. n distances R1, R2, R3 from the point sum n. So एक पॉइंट से आप डिस्टेंसेस मेजर करना, इसका डिस्टेंस होगा R1, ये डिस्टेंस होगा R2, ये डिस्टेंस होगा R3, ऐसा करते करते सो ऑन. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज, सो यहाँ पे V1, सो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा यहाँ से अपना R1. ठीक है. सिमिलरली पॉइंट 2 के वजह से ये होगा, पॉइंट 3 के वजह से ये होगा. अब लिख देना बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत कुछ भी नहीं करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबका कॉमन निकालना है, अंदर में ऐसा सिस्टम बचेगा, उसके ऊपर समेशन लगा दो, आपका डेरिवेशन खत्म. ओके. तो ये आपके किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हैं. मैंने आपको पोटेंशियल के लिए बता दिया, बाकी पूछा तो किसी भी चीज के लिए यहाँ पर जा सकता है. चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा डाइपोल का डेरिवेशन. सो डाइपोल का डेरिवेशन आपका ये 3 चैप्टर्स में है. पहले ऑसिलेशंस में आता है, बट ऑसिलेशंस में आपका डेरिवेशन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है यही चीज. दूसरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है, जिसमें अभी हम पूरा का पूरा प्रिसाइसली करेंगे. एंड तीसरा आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है. तो डेरिवेशन ये एक ही है, बट आता आपका 3 जगहों से है. ओके. सो 3 चैप्टर्स में आपका सेम सॉर्ट ऑफ ये डेरिवेशन है. कंसिडर अ डायपोल विद चार्ज -q and +q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर हो जाती है. तो आपको करना क्या है, बनानी है आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आपको पता है कहां से बनती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, एंड हम कहते हैं कि टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह मैं बैक टू बैक यहाँ से फील्ड बनाता जाऊंगा. क्या कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह बैक टू बैक यहाँ से मैं फील्ड बनाता जाऊंगा. चलिए. सो पॉजिटिव चार्ज की जगह हम यहाँ से फील्ड बैक टू बैक बनाते गए. अब यहाँ पे सिचुएशन कैसा होगा, सो सिचुएशन हमारा कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा कि यहाँ से हम रखेंगे अब डायपोल. तो हमको भी पता है, ओके, हमको भी पता है, अभी उम्र हो गई है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से पता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं पर्पसली डायपोल का नेगेटिव हिस्सा यहीं पे रखूंगा. ओके. चलिए. सो यहाँ पे हम रख देंगे नेगेटिव हिस्सा डायपोल का. सो नेगेटिव हिस्सा यहाँ पर रख देंगे, पॉजिटिव हिस्सा वहां पर रख देंगे. चलिए. सो इससे होगा क्या, इससे ये अट्रैक्ट होगा इस तरफ, वो अट्रैक्ट होगा उस तरफ. तो यहां पर होगा क्या, इन दोनों के बीच का खुद का डिस्टेंस कितना है. सो डायपोल के बीच में खुद का डिस्टेंस होता है 2 टाइम्स ऑफ एल के बराबर. अगर आप लोगों ने कभी भी एक डायपोल नहीं देखा है, सो डायपोल का मतलब होता है 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इसका सेंटर से मेजर होता है. सो सेंटर से एक चार्ज तक का डिस्टेंस एल होता है, सेंटर से दूसरे चार्ज तक का डिस्टेंस एल होता है. ये आपके क्लास 11th में आता है. ठीक है. तो बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस हैं. तो यहां पर ना एक टॉर्क बन जाता है कि वो वहां से खिंच रहा है, वो यहां से खिंच रहा है. तो आपका एक स्टीयरिंग व्हील जैसा एक टॉर्क बन जाता है. ओके. कैसे स्टीयरिंग व्हील, अभी मुझे सडनली राइट टर्न लेना है, तो मुझे ये वाला हाथ वहां करना पड़ेगा और ये वाला हाथ यहाँ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बन जाता है हमारा एक प्रकार से टॉर्क. टॉर्क का हमारा 11th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई के बराबर. यहाँ से यही फॉर्मूला हो जाता है पी ई साइन थीटा के यहाँ से बराबर. सो 11th स्टैंडर्ड का हमारा सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे. चलिए. बट बात वही है, हमको देखना है इसमें वर्क डन कितना लगेगा या क्या लगेगा. सो वर्क डन कितना लगेगा. सो वर्क डन होता क्या है, वर्क डन हमारा हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर. बट अगर लीनियर दुनिया है तो ये सब चीजें वैलिड है. फॉर एग्जाम्पल मेरी दुनिया है एंगुलर दुनिया. सो एंगुलर दुनिया के लिए क्या होता है, एंगुलर दुनिया के लिए हमारा वर्क डन हो जाता है एंगुलर फोर्स इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यहाँ से बराबर. ठीक है. सो ये हो जाता है बेसिक सा फॉर्मूला एंड दैट इज द थिंग. ओके. सो अभी हम यही यहां से लगाने का प्रयास करेंगे. सो यही लगाएंगे. सो क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ यहां से टॉ डी थीटा के बराबर. टॉ का खुद का फॉर्मूला क्या है, खुद का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा के बराबर. लिमिट्स लगानी है. सो लेट अस से पहले जो एंगल है वो है थीटा 0 के बराबर, बाद में जो एंगल है वो है यहां से थीटा के बराबर. आधी चीजें इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी.
तो यहाँ से मिलेगा क्या, P बाहर E बाहर, बिकॉज इंटीग्रेशन है मेरा साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का इंटीग्रल यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस ऑफ थीटा के बराबर। लिमिट्स लगानी पड़ेंगी यहाँ से मुझे थीटा से थीटा 0, सो हो जाएगा यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल, सो मुझे यहाँ से मिलेगा कॉस ऑफ यहाँ से थीटा माइनस में मुझे मिलेगा कॉस ऑफ यहाँ से थीटा 0 के बराबर। ओके, सो ये बेसिक सी फॉर्मूलाज मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। और यस माय बैड, यहाँ पे आपका इंटीग्रल मुझे थोड़ा लग रहा था बट मुझे लगा पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, आपका इंटीग्रल नेगेटिव आता है। सो नेगेटिव आता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइंस हमारी उल्टी हो जाएंगी, सो थीटा 0 यहाँ पे हमारा उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर नेगेटिव की साइन है, ओके यहाँ पे अगर कौन सी साइन है, नेगेटिव की साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ यहाँ से थीटा 0, सो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से हो जाएगा पॉजिटिव, सो यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस ऑफ थीटा 0 माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। यही हो जाता है मेरा वर्क डन। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो वर्क डन खुद किसके बराबर होता है, सो वर्क डन आपका बराबर होता है आपके चेंज इन एनर्जी के। सो एक प्रकार से यही मेरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं काम कब करते हो आप लोग, तो काम तब करते हो जब आपके पास एनर्जी हो। सुबह उठे आप नींद से, आपकी एनर्जी थी 100 जूल, दोपहर हो गई है, आपकी दोपहर में भी एनर्जी 100 जूल है, इसका मतलब आपने कुछ भी काम नहीं किया है। सो काम तब होता है जब आप में कोई चेंज इन एनर्जी हो। तो बेसिकली यही मेरे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, यही मेरे पोटेंशियल एनर्जी का यहां से एक्सप्रेशन हो जाता है। बट बात यहां पे ऐसी है, इट इज नॉट अ गुड थिंग कि बार बार आप लोग पास्ट निकालते रहो। मजा नहीं आता है कि पहले इधर था फिर उधर है, तो ये पास्ट की चीजें ना सुख नहीं देती हैं। आप बार बार किसी का पास्ट बैठ के निकालते रहो कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को अगर कभी पास्ट के साथ करना है, समझो आपको कोई न्यूमेरिकल है जिसमें आपको डबल डेटा दिया गया है कि पहले यहां से ऐसा हुआ फिर वहां से वैसा हुआ, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट अदरवाइज हम क्या कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम कंसीडर करते हैं हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन। तो हम लोग कहते हैं हमारी स्टैंडर्ड पोजीशन के हिसाब से हमारा जो डायपोल हमने रखा है वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 90 डिग्री का। सो हम लोग बोलते हैं हमने हमारा डायपोल कुछ ऐसा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो थीटा 0 कितना हो जाता है 90, कॉस ऑफ 90 कितना हो जाता है, यहाँ से हो जाता है 0 के बराबर। तो ये वाला टर्म हो जाता है कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है माइनस पीई कॉस थीटा के यहाँ से बराबर। ओके, तो अगर आपको कोई सम है जिसमें दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी बताओ हमारे डायपोल की 180 डिग्री पे, तो आपको ये करने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा बोला है ना 180 डिग्री पे ये कर दो, ठीक है। दैट इज द बेसिक्स ऑफ इट। आपको बोला है पहले इतने पे था अभी इतने पे है, तो पहले इतने पे था अभी इतने पे है, तो ये यूज करो। आपको एक वैल्यू दिया गया है, सीधा ये यूज करो। आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, सीधा आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करो। सो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमारे हो जाते हैं डायपोल के, हमारे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल के हमारे फाइनल एक्सप्रेशंस। चलिए सो बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक्स। सो आ जाते हैं कुछ फेमस डेफिनेशंस, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलराइजेशन एंड डाइइलेक्ट्रिक। सो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल आप लोगों को पता है जिसमें दो पोल्स रहते हैं उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। बट डेफिनेशन कैसे जाता है, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास, ओके तो किसका बात हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का बात हो रहा है। सेंटर ऑफ मास हमारे पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड नहीं होता है। ओके सो यहां पर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हमारा डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है हमारा पोलर मॉलिक्यूल। थोड़ी देर में हम पोलर मॉलिक्यूल को और अच्छे से समझेंगे। तो अभी आप ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे HCl, हाइड्रोजन आपका अलग मास नंबर है, अलग उसका एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन उससे बहुत ज्यादा बल्की है, तो ऑब्वियसली बात है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे दोनों का कोइंसाइड नहीं होने वाला है साथ में। ओके सो दीज आर द एग्जांपल्स। इसको हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो पहले तो हमारा डेफिनेशन ही हो जाता है यहाँ पर। ऐसा क्यों होता है, सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड क्यों नहीं होता है, उसका रीजन है
असिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। रीजन क्या है उसके पीछे का? रीजन है जो हमारा शेप है वो हो जाता है असिमेट्रिक शेप। जो भी हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। सो परमानेंट डायपोल मोमेंट के पीछे का यहाँ पे रीजन क्या है? बिकॉज ये आपके फिक्स्ड मॉलिक्यूल हैं। HCl आपका फेमस केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल है, H2O आपके फिक्स मॉलिक्यूल हैं। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है कि तुम्हारे यहाँ का H2O ऐसा, मेरे यहाँ का H2O ऐसा। तो इनका कुछ फिक्स्ड वैल्यू हमारा प्रिसाइसली रहता है। ओके, दे एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल। ये एक्ट कैसे करते हैं? एक्ट करते हैं एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों? बिकॉज आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये बात को साइड रखें तो हम लोग सीधा कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और यही तो होता है हमारे डायपोल का डेफिनेशन। ओके, चल मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3 ये सब इसके अंदर ही बिलोंग करते हैं। ओके, इसके बाद आप कोई भी एक मॉलिक्यूल को अच्छे से याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर H2O के बारे में बताया है। सो H2O का जो एंगल है वो है 105 डिग्री के बराबर। ओके, सो आप एक एंगल अगर एक आधी चीज आप याद रख लेते हो सो बेहतर हो जाएगा। और उनका लेंथ दिया गया है 6.1 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर के यहाँ पे बराबर। ओके, सो दैट इज द वे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछ सकते हैं। ये आ सकता है 1 मार्क के लिए। ओके, 1 मार्क के लिए यहाँ मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए, बट 2 मार्क्स के लिए फिर आपको पोलर भी आ जाएगा, नॉन पोलर भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, बाकी तो कुछ नहीं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होता है दोनों मॉलिक्यूल्स का। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज, दैट मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पर आपका दिस इज द डेफिनेशन सेम। और ऑब्वियसली बात है अगर चीजें कोइंसाइड हो रही हैं तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा यहाँ से सिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा होता है। एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, सो गिने चुने एग्जाम्पल हैं, इसमें कुछ ज्यादा आपको ऐसा है नहीं। ओके, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो बेस्ट डायग्राम होता है वो ये वाला है। ओके, बेस्ट डायग्राम देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में ही बना दिया है हमने। ओके, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, फिर आप स्पेसिफिकली एग्जाम्पल भी यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। ज्यादा इसका डिटेलिंग अगेन मैं कहूंगा नहीं है, सो उसका आपको चिंता थोड़ी सी भी नहीं करनी है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। पोलराइजेशन में हमारा क्या होता है, हमारी चार्जेस सेपरेट हो जाती है। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोलराइजेशन डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी उसके ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वो अच्छा खासा डिपेंड करता है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। सो वही है फॉर्मूला, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो आता है कांस्टेंट, वही कांस्टेंट हो जाता है हमारा ससेप्टिबिलिटी। वही कांस्टेंट क्या हो जाता है? हो जाता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कितना मेरा मटेरियल प्रोन है। ओके, आपका मटेरियल भी लायक तो होना चाहिए। आप कोई भी चीज उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रख सकते हो। लकड़ी ले ली जमीन से रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा नहीं होता है। सो ससेप्टिबिलिटी आपको देखना पड़ता है कि उसमें एबिलिटी है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होने की। जैसे ससेप्टिबिलिटी आप मैग्नेटिक मटेरियल्स में देखते हो तो आपको पता चलता है काफी सब्सटेंसेस का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब वो लायक ही नहीं है, तुम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो स्लिप होके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होता है, हम लोग बार बार सुनते हैं कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में मेरे पास दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में हम रखते हैं डाइलेक्ट्रिक। सो मैं आपको बता दूं डाइलेक्ट्रिक का जो लेवल की पढ़ाई आप लोग कर रहे हो या हम लोग जो लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग इंसुलेटर्स को ही डाइलेक्ट्रिक घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम लोग इंसुलेटर्स को ही डाइलेक्ट्रिक घोषित कर देते हैं। सो हम लोग वही बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक हमारे इंसुलेटर्स हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा कुछ इस प्रकार से है कि देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है यहाँ पर कि डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स में सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ एक दो प्रॉपर्टीज का ही फर्क है। ओके, बट वो जूनियर कॉलेज के लेवल पे हम उसको ऐसा डिस्कस नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही लिख दिया है, डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटिंग मटीरियल्स। तो इंसुलेटर्स भी, देखो एक सीधा बात मैं आपको बोलता हूं, स्कूल में पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर, क्लास 11th में पढ़ा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। तो अगर डाइलेक्ट्रिक होते ही इंसुलेटर, तो फिर हम डाइलेक्ट्रिक वर्ड ही क्यों यूज करते हैं? हम सीधा बोलते हैं ना, कैपेसिटर्स के बीच में हम इंसुलेटर को रख देते हैं, बट नहीं, डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स दोनों असल में अलग चीजें हैं जिनकी 99% ऑफ द प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक चीज का ही डिफरेंस है। ओके तो वो एक दो चीजें इस लेवल पे हम नहीं पढ़ते हैं, बट डेफिनेशन वही हो गया। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, विच कैन भी पोलराइज थ्रू स्मॉल लोकलाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। तो जो भी हमारे पोलराइज हो सकते हैं, अगेन पोलराइज मैंने आपको वही बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस या फिर सेपरेशन ऑफ हमारा चार्जेस, ठीक है। इसके बाद नीचे दिए गए हैं यहाँ पर हमारे एग्जांपल्स। तो अभी बात ये है, चाहे आपका पोलर मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो, एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड्स पे बताया, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों पोलराइज्ड आपके हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस माइनस वाला डायग्राम दिखाया गया है। सो दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का कोइंसाइड हो चुका है विद द नेगेटिव चार्ज। तो चाहे आपका ऐसा वाला शेप हो, चाहे आपका पोलर वाला शेप हो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हैं, अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो पोलराइजेशन यहाँ पे होना ही है। पोलराइजेशन होना ही है का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे, तो सारी अंदर की नेगेटिव चार्जेस मेरी इस तरफ आती जाएंगी। ओके सो आप देख सकते हो सारी नेगेटिव चार्जेस उस तरफ आ गई हैं, सारी पॉजिटिव चार्जेस उस तरफ आ गई हैं। इसी को तो कहते हैं पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन का बेसिक मतलब ही ये है हमारा सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर। सो कैपेसिटर क्या होता है हमारा, आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। कैपेसिटर को हम पहले बेसिक वे में डिफाइन कैसे करते हैं। सो कैपेसिटर हमारा क्या होता है? कैपेसिटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम यूज करते हैं दो मेटल की प्लेट्स। ओके सो कैपेसिटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर में हम लोग यूज करते हैं दो मेटल की प्लेट्स। दो मेटल की प्लेट्स तो हम यूज करते हैं, बट ये दोनों मेटल की प्लेट्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके सो दो मेटल की प्लेट्स यहाँ पर क्या हो जाती हैं? दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके सो कैपेसिटर का हमारे फॉर्मूलाज भी अलग अगेन अगेन दो टाइप के होते हैं। पहला फॉर्मूला कैपेसिटर का हो जाता है C इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय V के बराबर। दूसरा फॉर्मूला कैपेसिटर का हो जाता है हमारा A के एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर। दोनों फॉर्मूलाज हमारे जरूरी हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों फॉर्मूलाज हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि समझो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो आप लोग बोलोगे सर पोटेंशियल अगर आप बढ़ाओगे सो कैपेसिटर यहाँ पे इनवर्स रिलेशन में है, सो कैपेसिटी यहाँ पे कम होगी। मैं आपको बता दूं कुछ भी नहीं होता है। ओके कुछ भी नहीं होगा। आपका कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या है? कैपेसिटेंस यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। ओके तो आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो चार्जेस पे फर्क पड़ेगा, कैपेसिटर पे कुछ भी फर्क आपका पड़ने वाला नहीं है। ओके सो यहाँ पे लॉजिक हमारा कैसा लगता है? लॉजिक हमारा कुछ इस प्रकार से लगता है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दी क्यू डिवाइडेड बाय वी। ये हो जाती है आपकी फॉर्मूला, जैसे वी इज इक्वल टू दी आई आर है। सो V प्रोपोर्शनल होता है I के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, आता है कांस्टेंट। सो यही हो जाता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर के बराबर। तो सेम लॉजिक हमारा यहाँ पर भी लग जाता है। ओके सो सेम लॉजिक हमारा यहाँ पर भी लग जाता है, C इज इक्वल टू दी क्यू डिवाइडेड बाय V। जैसे वहां R कांस्टेंट है, यहाँ C कांस्टेंट। बट अगर मैं आपको बोलता हूं मैं वायर की लेंथ डबल कर दे रहा हूं, मैं वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा कर दे रहा हूं,
तो उसके लिए हमारी अलग फॉर्मूला है जो कहती है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी रो एल बाय ए के बराबर, राइट। हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लेंथ बढ़ा उतना रेजिस्टेंस बड़ा होगा। हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा उतना रेजिस्टेंस छोटा होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आता है कांस्टेंट, यही कांस्टेंट है हमारा रेजिस्टिविटी। तो उसी प्रकार से जैसे ये वाली फॉर्मूला में हमारी चेंजेस हो रही है रेजिस्टेंस में और ऊपर वाली फॉर्मूला में वो कांस्टेंट है, यहां पर भी ऐसा है। तो हम लोग बोलते हैं जितना आपका ए बड़ा, सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आप मेटल की प्लेट्स बहुत बड़ी ले लोगे तो आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। जितना डिस्टेंस आप दो प्लेट्स के बीच में बढ़ाते जाओगे आपकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। सो बेसिकली यही हो जाता है हमारा बेसिक सा फंडा। तो ये पहली फॉर्मूला में कैपेसिटर कांस्टेंट रहता है, सेकंड वाली फॉर्मूला में वो वेरिएबल के हिसाब से हमारा चेंज होता है। तो यही तरीका होता है इनको डिफाइन करने का। देखो वही सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि आपका ये रिलेशन ऐसा है, सी तो आपका कांस्टेंट ही है, तो वही जो कांस्टेंट है उसी को कहा जाता है आपका कैपेसिटेंस। ओके, चलिए तो यहां पर हमारा लॉजिक क्या होता है। सो हमारा लॉजिक कुछ इस प्रकार से होता है कि वी हैव टू मेटल प्लेट्स। सो मेरे पास दो मेटल प्लेट्स हैं, तो समझो मैं दोनों को कनेक्ट कर देता हूं यहां से बैटरी से, क्या कर देता हूं दोनों को कनेक्ट कर देता हूं यहां पे बैटरी से। तो होने वाला यहां पर क्या है, बीच में तो हमने लगा दिया है डाइलेक्ट्रिक। सो कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, कैपेसिटर के बीच में हमेशा होता है हमारा प्रेजेंट डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, सो डाइलेक्ट्रिक का काम क्या होता है, सो डाइलेक्ट्रिक का काम हमारा कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ भी बीच में पास नहीं होने देता है। सो इट इज बेसिकली एन इंसुलेटर। इंसुलेटर के बीच में से कोई भी चीज हमारी पास नहीं हो सकती है। तो यहां से होगा क्या, सारी पॉजिटिव चार्जेस यहां से निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, एंड यहां पर आके सारी पॉजिटिव चार्जेस यहां पर जमा हो जाएंगी। ओके, सारी नेगेटिव चार्जेस वहां से निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, सारी नेगेटिव चार्जेस मेरी यहाँ पे आकर के जमा होती जाएंगी। फाइनली होगा क्या, अगर मुझे ये कैपेसिटर चार्ज करना है तो देखो सारी चार्जेस मेरी मेटल प्लेट्स के ऊपर यहाँ पर जमा हो चुकी हैं। तो जो भी आपका पावर बैंक होता है, जो भी आपके घर की बैटरी होती है, दोज आर नथिंग बट कैपेसिटर, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। क्या करती है, जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखती है। सो कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रहती है। क्या रहती है, कैपेसिटर में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहती है। ओके, चलिए तो यहां से क्या होगा, यहां से अभी मैं अगर पोर्टेबल चार्जर को चार्जिंग से हटा दूं तो देखो मेरी मेटल प्लेट्स यहां पर कंप्लीटली चार्ज हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, मेरी मेटल प्लेट्स यहां पर कंप्लीटली चार्ज हो चुकी हैं। ओके, सो ये हो जाते हैं आपके कैपेसिटर के यहाँ से बेसिक्स। बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर। सो वेन डे ग्राफ जनरेटर के ऊपर मेरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट है। ओके, प्रॉपर, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगा आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो आरजी लेक्चर्स वेन डे ग्राफ एक्सपेरिमेंट। उसमें मैंने बहुत ज्यादा करंट खाए हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेजेस यहाँ पे लगी हैं। ओके, जख्म तो नहीं है आज तक बट मेमोरीज अच्छी खासी है। सो आप लोग वेन डे ग्राफ जनरेटर सर्च करके देखो। थ्योरी में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। थ्योरी का जो डायग्राम है इतना गंदा डायग्राम है, मैं आपको क्या बताऊं। ओके, वो मजा ही मर जाएगा पूरा का पूरा। ओके, फिर भी मैं वेन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है आपको एक बना के दिखाता हूं, बट मैं इंसिस्ट करूंगा आप लोग वो जो टॉपिक जिस चीज के लिए है आप उसी चीज के लिए उसको करो। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टॉपिक। ओके, चलिए वेन डे ग्राफ जनरेटर में होता क्या है, होती है हमारी बेल्ट। अभी मैं चाहूं तो यहाँ पे रियल वाला वेन डे ग्राफ जनरेटर का इमेज लगा सकता हूं, बट अगेन वही प्रॉब्लम होगा। आपको बोर्ड्स में ये बनाना है तो वो बनाओगे, फिर ये वो देख लिया ये नहीं समझेगा, तभी बोल रहा हूं आप सीधा एक्सपेरिमेंट देखो। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। चलिए, तो वेन डे ग्राफ जनरेटर में होती क्या है, होती है हमारे पास एक बेल्ट। क्या होती है, हमारे पास होती है एक बेल्ट। ये बेल्ट जो यहाँ पर होती है, इस बेल्ट का मीडियम कौन सा होता है, सो इंसुलेटिंग बेल्ट होती है, कंडक्टिंग बेल्ट नहीं होती है। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल की हमारी बेल्ट होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की हम बेल्ट यहाँ पे यूज करते हैं। नीचे क्या होता है, नीचे हम लोग रख देते हैं थोड़ा सा कुछ मेटल जो कि पूरा का पूरा यहाँ से कांटेक्ट में है। क्या है, पूरा का पूरा यहाँ से कांटेक्ट में है। सो नीचे हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे मेटल जो पूरा का पूरा यहाँ पे कांटेक्ट में।
बट मेटल को हमारे टेक्स्ट बुक वाले नाम देते हैं ब्रश। ब्रश नाम क्यों देते हैं? बिकॉज अगर ब्रश मेरे हाथ में है और कोई चीज उसके आगे मैं आगे पीछे करूंगा तो बेसिकली हम ऐसा समझेंगे कि दोनों चीजें एक दूसरे से रब हो रही हैं, और जब भी रब होती हैं तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा चार्जेस प्रोड्यूस्ड होती हैं, राइट। जब भी दो सरफेसेस को आप रगड़ते हो, घसते हो, तो चार्जेस का ट्रांसफर होता है, तभी करंट वरंट ऐसा लगता है, बिकॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर भी हम इसको नाम देते हैं ब्रश। तो यहाँ पे होगा क्या, ये बेल्ट मेरी कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है। सो बेल्ट क्या हो रही है, मेरी कॉन्स्टेंटली मूव हो रही है। सो यहाँ पे क्या होगा, रब होने से यहाँ पे चार्जेस डेवलप होंगे। यहाँ पे जो चार्जेस डेवलप होंगे वो चार्जेस ऊपर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। यहाँ पे लगा देता हूँ वापस मैं एक मेटल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये सारे के सारे चार्जेस मेरे इस मेटल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पे चलते जाएंगे, बिकॉज कंडक्टर है आखिरकार वो। सो कंडक्टर को तो आप चार्जेस मिल जाए तो उसका तो उधर ही जन्म सफल हो जाता है, जबकि इंसुलेटर्स को कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती है चार्जेस। अब यही चार्ज के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं पूरा का पूरा डोम। सो डोम आपने देखा होगा मिस्टर बीन में, अलग अलग जगहों पे ऐसे डोम पकड़ के रुकते हैं वेन डे ग्राफ। मैंने भी एक्सपेरिमेंट में वही पकड़ा है। सो ऐसे पकड़ के रुकते हैं, बाल खड़े होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली यही चार्जेस फिर हमारे पूरे के पूरे कंडक्टर के सरफेस पे आते जाते हैं। ओके, तो बहुत बेसिक ही है, कुछ ऐसे बड़ी चीज नहीं है, बट डायग्राम में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो आपका वही प्रोसेस है। वेन डे ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डेवलप वेरी हाई पोटेंशियल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे शायद से 10 रेज़ टू समथिंग वोल्ट्स है। मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ। इट वाज डिजाइन्ड बाय वेन डे ग्राफ इन द ईयर 1931। ओके, दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन, तो दिस जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कोरोना डिस्चार्ज अगेन एक अलग एक्सपेरिमेंट है आपका, बट उसका बेसिक फंडा यही है कि एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। तो शार्प पॉइंट से होता क्या है, जैसे ब्रश कहा, सो ब्रश आप समझ रहे हो, आपका कॉपर की समझो 3 ऐसे लाइन मैंने निकाल दी। कभी कभी क्या होता है, जैसे वायर, आप वायर छीलते हो तो उसमें ना पतली वायर रहती है, वो बहुत शार्प रहती है। तो आप ब्रश मतलब वो नहीं समझना टूथपेस्ट वाला, आपका ब्रश मतलब इधर समझो 3 वायर रखी हैं जो बहुत शार्प हैं, जिससे अगर मेटल की बेल्ट क्रॉस होगी तो पूरा का पूरा यहाँ से फ्रिक्शन होते जाएगा एंड चार्जेस हमारी ट्रांसफर होती जाएंगी। द प्रॉपर्टी दैट चार्ज इज गिवन टू द हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर टू इट्स आउटर सरफेस। तो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि इनसाइड में चार्जेस 0 होती हैं, चार्जेस हमेशा सरफेस पे होती हैं, राइट। पूरा का पूरा गॉस लॉ का डेरिवेशन हमारा उसी चीज के ऊपर भी था। इफ अ चार्ज इज कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू एन इंसुलेटिंग मेटेलिक कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। पोटेंशियल बढ़ते जाता है बिकॉज ये बेल्ट हमारी कॉन्स्टेंटली मूव होते रह रही है एंड उसके बाद हमको यहाँ से करंट लगता है। ओके, तो अगेन मैं बोलूंगा, आप एक्सपेरिमेंट नहीं देख रहे हो सो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो। सो प्लीज आप लोग देखो। इसका यूज क्या है? इसका यूज बेसिकली यही है, हम हाई पोटेंशियल चार्जेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? हाई पोटेंशियल चार्जेस यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसका बेसिक यूज यही है। एंड इसको जो हम दूसरे वे में बात करते हैं इसके बारे में, तो इसको हम लोग कहते हैं वेन डे ग्राफ जनरेटर इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर ऑल्सो। ओके, कहीं ना कहीं इसका दूसरा यूज एक ये भी हो जाता है। सो मैं आपको एक बार सिर्फ वोल्टेज कंफर्म करके बता दूं कि वेन डे ग्राफ जनरेटर में वोल्टेज कितना ये लोग बोले हैं। सो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 10 इंटू 10⁻⁶ के बराबर। ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट वैल्यू, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यहाँ से बराबर। ओके, चलिए, तो अभी इसके यूजेस क्या हैं? इसके यूजेस हमारे बेसिकली ऐसे हो जाते हैं, हाई पोटेंशियल का अगर मुझे चार्ज प्रोड्यूस करना है, हाई पोटेंशियल का, तो हमारा वेन डे ग्राफ जनरेटर काम में आ जाता है। बिकॉज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो चार्ज बहुत ज्यादा यहाँ से बड़ा हो जाता है। एंड मैं आपको बता दूं, वेन डे ग्राफ जनरेटर जो पहला बनाया गया था वो कम से कम 1.5 माले जितना था, मतलब इसे 1.5 फ्लोर जितना था। अब इमेजिन कर सकते हो उसका कितना हाइट होगा। आज के टाइम पे वेन डे ग्राफ जनरेटर इतने से भी आ जाते हैं। तो अगेन डिपेंड करता है आपको कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करना है। ओके, चलिए,
द मेन यूज ऑफ Van de Graaff जनरेटर इज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स। देखो फर्स्ट लाइन में हमने बोला कि हाई पोटेंशियल, सेकंड लाइन में हम कह रहे हैं हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स बनाने के काम में आता है। सो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स बनाने से होता क्या है? सो ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल हमारे अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक न्यूक्लियस है, मुझे वो न्यूक्लियस को बर्स्ट कराना है, मुझे उस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कराना है। आपको पता है एक समय के बाद न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव डीके शो करते हैं, जो कि नेचुरल होता है, जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, खुद से होता है। बट समझो मुझे कराना है, कोई न्यूक्लियर डीके नहीं हो रहा है बट मुझे कराना है। सो बेसिकली उसका हम डिसइंटीग्रेशन यहां से करा सकते हैं। तो यहां से जैसे ही मैं कोई भी चार्ज पार्टिकल भेजूंगा तो देयर वुड बी अ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग। आपको पता होगा न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो उसकी वजह से क्या होगा? हाई एनर्जी के इंटरेक्शन के वजह से वो न्यूक्लियस उतना एनर्जी सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। ओके, टू प्रोड्यूस द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सो अभी डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी ही हो गई बट इनडायरेक्ट रेडियो एक्टिविटी हो गई, सो आइसोटोप बनेगा। एंड अगर डिसइंटीग्रेट हो गया, न्यूक्लियस फट गया, तो हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि अंदर में उसके क्या क्या था, उसके डॉटर न्यूक्लियाई को स्टडी करके। तो आप यूजेस देखोगे तो एक ही यूजेस है जिसको हमने तीन अलग अलग लाइंस में यहां से लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप जो मैंने आपको इतना पीछे सिखाया ये पूरा का पूरा वही है। ओके, बट फिर भी एक बार रीडिंग करके लिखते हैं। लेट अस कंसीडर अ मेटल प्लेट P हैविंग एरिया A। सो ये है मेटल प्लेट मेरे पास P जिसका एरिया है यहाँ से A के बराबर। सम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू बी गिवन टू दिस प्लेट। सो इस प्लेट को क्या करता हूं? पॉजिटिव चार्ज यहां से दे देता हूं। इट्स पोटेंशियल बी V, इट्स कैपेसिटी इज गिवन बाय C1 इज इक्वल टू D क्यूब डिवाइडेड बाय V। नाउ कंसीडर अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट P2 हेल्ड नियर द प्लेट P। सो दूसरा मेटल प्लेट कंसीडर करते हैं। सो दूसरा मेटल प्लेट यहां से बना देता हूं। उसका नाम क्या देना है? इसका नाम भी P2 देना है इसका नाम। चलिए, जो इसके बाजू में रखी है, बाय इंडक्शन अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द नियरर फेस। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? देखो अगर मेरे पास P2 नामक एक मेटल प्लेट है, तो एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में आपकी चार्जेस होती हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों प्रकार की चार्जेस होती हैं। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम मुझे बहुत इजी लगता है कंसीडर करना, उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है 11। सो वो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और खुद सोडियम आयन बन जाता है। तो इसका मतलब दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है आपका आयन के फॉर्म में और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो ये जो P2 मेटल है इसमें दोनों प्रेजेंट हैं। बट बात क्या है? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज P1 प्लेट पे ऑलरेडी है, तो होगा क्या? P2 प्लेट की जो नेगेटिव चार्जेस हैं इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अट्रैक्ट तो हो जाएंगी बट बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक है, यानी कोई वायर वायर मैंने जोड़ा नहीं है। वायर जोड़ा होता तो सीधा यहां से यहां चली जाती, वायर नहीं जोड़ा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाय इंडक्शन। इंडक्शन से क्या हो जाएगा? इंडक्शन से यहाँ पे वहां पर ऑटोमेटिकली उतनी ही नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगी। बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन द नियरर फेस। नियरर फेस का मतलब क्या है? इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस थी अब वो यहां से आके बाहर की तरफ चिटक के रुक जाएंगी। ओके, सो दिस लोअर्स द पोटेंशियल, जनरल पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहां से कम हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से आपका फॉर्मूला हो जाता है यही, C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में हायर पोटेंशियल माइनस लोअर V माइनस V1 के यहां से बराबर। ओके, तो देखो वही है, नेगेटिव चार्जेस आपकी ऑटोमेटिकली यहां आ गई तो उस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगी। बट ये हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, हम लोग बस कैपेसिटर की जो प्लेट्स की चार्जेस हैं हम लोग उन्हीं को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यही है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंडिंग वाउंडिंग का दिखाया गया है। सो हम लोग बोलते हैं कि कैपेसिटर को हमने ग्राउंड कर दिया। ओके, तो जैसे अभी अभी मैंने कहा कि एक कैपेसिटर अगर हम बनाते हैं तो हम उसकी दो ही चार्जेस कंसीडर करते हैं कि चलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो वहां वाली क्यों कंसीडर नहीं करते? बिकॉज हम कैपेसिटर को ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब जैसे आपके घर में अगर कभी करंट आता हो तो बोला जाता है कि हम अर्थिंग करते हैं। सो इट इज बेसिकली अर्थिंग, और अर्थिंग करते हैं हम अर्थ में। तो अर्थ को हम कंसीडर करते हैं टू बी अ कांस्टेंट पोटेंशियल। ओके, तो अपनी चीजें वहां पर फ्लो होती जाती हैं। ठीक है, तो अपना सारा का सारा
फ्लो हो गया, तो देखो अगले डायग्राम में उधर कोई चार्ज बना ही नहीं है, चीजें फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज। ये 2 बार 2 साल लगातार एग्जाम में पूछा गया है कि कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला आपका क्या रहता है। सो अभी हम सीरीज भी डिस्कस करेंगे, लगे हाथों हम पैरेलल भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब यहां पर बात कैसी है, सीरीज का डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अगेन आप सिर्फ डायग्राम तो नहीं बना सकते हो, आपको सारी चीजें बनानी है, लिखनी भी है। तो देखो इधर हम लिख कैसे रहे हैं, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस सेवरल कैपेसिटर्स। यहाँ पे एक दो कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करना है, हमको कनेक्ट करने हैं सेवरल कैपेसिटर्स। सो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब होता है एक खत्म दूसरा चालू, दूसरा खत्म तीसरा चालू, इन सच अ वे दैट द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स। तो अभी इसके लिए आपको फिजिक्स आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो मैं आने वाले कुछ मिनटों में आपको बता दूंगा। तो सीरीज में आपका क्या होता है, सीरीज में आपके पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड होते हैं, तो वही लिखा है इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जो मैंने V अप्लाई किया है, देन द कैपेसिटर इज सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो आइए अभी समझते हैं क्या हो रहा है एंड कैसे हो रहा है। देखो, अगर मैं रेजिस्टर्स की बात करता तो रेजिस्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टर्स में हम लोग बोलते हैं अगर मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कहते हैं करंट हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, करंट हमारा कांस्टेंट होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट कांस्टेंट होता है। ओके, सो जैसा करंट बहेगा वैसा ही करंट कंटिन्यूअसली यहां से बहता रहेगा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ओके, तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, बट सीरीज में हमारा वोल्टेज ऐड होता है। सो टोटल वोल्टेज यहां से क्या हो जाता है, टोटल वोल्टेज अगर आपने V प्रोवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि 5 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट की थी, अगर आप लोग 5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करते हो तो हो सकता है 2 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो, 3 वोल्ट मेरा यहां पे ड्रॉप हो, तो बेसिकली वोल्टेज हमारा यूजुअली ऐड होता है। सेम लॉजिक हमने यहां पर भी बोला है, in such a way that the sum of potential differences of all the capacitors यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे V के। ओके, सो दैट इज द बेसिक्स यहाँ पर फंडा, बस वही है आपके डेरिवेशन का भी तरीका। देखो यही तरीके से हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कैपेसिटर्स में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर्स में पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल है V1, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल है यहाँ पे V2, और जो मेरा टोटल है, टोटल यहाँ पर वोल्टेज में अप्लाई कर रहा हूं V के यहाँ से बराबर। तो हमारा लॉजिक वही है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमेशा पोटेंशियल हमारा ऐड होता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू दी V1 प्लस यहाँ से V2 के बराबर। C इज इक्वल टू दी क्या होता है, C इज इक्वल टू दी होता है Q डिवाइडेड बाय V के बराबर। सो V इज इक्वल टू दी हो जाएगा यहाँ से Q डिवाइडेड बाय C के बराबर। सो यहाँ से हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C, यहाँ से हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C1, यहाँ से हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C2। अब चार्ज का क्या है, सो करंट कांस्टेंट होता है सीरीज में, हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट होता है, तो उसी प्रकार से यहां पर भी चार्जेस कांस्टेंट होंगी। सो करंट कांस्टेंट, करंट किससे बना हुआ होता है, चार्जेस से, तो यहाँ पे चार्जेस कांस्टेंट हो जाएंगी। क्यू 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 कैंसिल, 1 अपॉन सी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 के बराबर। यही हो जाता है हमारे सीरीज सर्किट का फाइनल फॉर्मूला। क्या हो जाता है, यही हो जाता है सीरीज सर्किट का हमारे फाइनल फॉर्मूला। ओके, फिर ये लोग जनरलाइज करते हैं कि समझो n लगाया तो आपका n अपॉन में C, n उल्टा पुल्टा। ठीक है, चल उसी प्रकार से बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में। सो पैरेलल सर्किट का लॉजिक क्या रहता है, सो पैरेलल सर्किट का लॉजिक ये रहता है, अगर मेरे पास रेजिस्टर्स होते पैरेलल में, अगर मेरे पास क्या होते, अगर मेरे पास रेजिस्टर्स होते पैरेलल में, सो रेजिस्टर्स हमारे अगर होते, तो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है हमारा, और करंट यहाँ पे ऐड होता है। ओके, सो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ये तो आपने बचपन से सुना होगा, बट करंट ऐड कैसे होता है उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक हमारा बहुत सिंपल ही रहता है कि समझो आई करंट यहां से गया,
तो ऊपर कुछ करंट जाएगा I1, नीचे कुछ करंट जाएगा I2, तो हम लोग कहते हैं I इज इक्वल्स टू दी I1 प्लस I2 के बराबर। उसी प्रकार से कैपेसिटर्स अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है बट चार्जेस मेरी यहां से ऐड हो जाती हैं। सो मैं वापस से बोलूंगा, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स connected in parallel, okay, such that voltage across each capacitor is constant. Let C1 be the capacitance of the first capacitor, V1 be the voltage of the first one, C2 be the capacitance of the second capacitor, V2 be the voltage of the second capacitor. Since they are connected in parallel, we can say that V1 is equals to the V2 के बराबर। We know that, हमको पता है कि current is added in parallel combination, so we will add all the charges। so यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, charges, so Q is equals to हो जाएगा Q1 plus Q2 के बराबर। Also C is equals to Q divided by V, so Q हो जाएगा यहाँ से CV के बराबर, so यहाँ से हो जाएगा C net V, यहाँ से हो जाएगा C1 V, यहाँ से हो जाएगा C2 V। पोटेंशियल कांस्टेंट है, आंसर आ जाएगा C net is equals to C1 plus C2 के यहाँ से बराबर। If we have a system of n capacitors connected in parallel, so we can write it as C net is equals to n times of यहाँ पे C के बराबर। जैसे इन्होंने इधर शॉर्टकट बनाया है बट अपने को ज्यादा उस पर तो सिग्निफिकेंस नहीं डालना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला। ओके, तो आइडियली यहाँ पे आपकी सारी चीजें जो जरूरी हैं लास्ट मोमेंट के हिसाब से जो जरूरी हैं और जो आपको करनी चाहिए। ओके, मैंने देखो 2 डेरिवेशंस यहाँ पे कॉन्शियसली छोड़े हैं, तो वो मैं आपको बोलता हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन सिलेक्शन की होता है। ओके, क्वेश्चन सिलेक्शन, लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, लंबा लंबा चीजें चूज करते हैं, फिर बोलते हैं सर 20 मार्क का ही छूटा है पेपर, सर 15 मार्क का छूट गया। सो दैट इज नॉट द की। आपका पेपर 97 मार्क्स का आता है। ओके, 97 मार्क्स का। ओके, उसमें से आपको 70 मार्क्स का करना है। तो हमने सारी इसेंशियल चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब डिस्कस करते हैं बस एक लास्ट हमारी फाइनल डेरिवेशन। चलिए, सो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक डेरिवेशन हम करते हैं, कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस निकालना है। सो ये आपका 3 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस निकालना है, बट कंडीशन दी गई है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। कैसे निकालना है, हमें निकालना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये एक चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक डेरिवेशन ये कर लेते हैं और दूसरा डेरिवेशन मुझे ऐसे पता नहीं क्यों फील आ रहा है कि मुझे इस साल के लिए आप लोगों के लिए करा देनी चाहिए कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये मुझे ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है। ओके, पता नहीं क्यों, मैंने आपको पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ भी नहीं कहा है कि देखो इस साल के लिए मुझे ये लग रहा है, बट ये वाली मुझे पता नहीं क्यों डेरिवेशन जिसका आंसर आएगा हाफ CV², ऐसा फील हो रहा है कि अगर मुझे एग्जामिनर बनाया होता तो मैं तो ये डाल देता। सो एक बार ये भी हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं। ओके, चलिए, सो पहले इसी को करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे डेरिवेशन का तरीका क्या है, मैं आपको तरीका बताने का प्रयास करता हूँ। इंग्लिश थोड़ा सा आप लोग लिखना, बिकॉज हमारे सेशन का ये एंड होने वाला है, तो आपको उतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फॉर्मूला है हमारा C इज इक्वल टू डी Q डिवाइडेड बाय V के बराबर। हम लोग बोलते हैं लेट अस अज्यूम कैपेसिटर में मेरे चार्जिंग नहीं है। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर मेरा चार्ज यहां पर नहीं है। सो अगर मेरा कैपेसिटर चार्ज नहीं है तो यहाँ पे मेरा पोटेंशियल तो इतना कुछ होगा नहीं, चार्ज भी नहीं है। सो अपनी सारी चीजें ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगी। अपना स्मॉल q 0 के बराबर होगा, हमारा पोटेंशियल स्मॉल v के बराबर होगा। समझो मेरा कैपेसिटर चार्ज है। ओके, सो मेरा कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर मेरा यहाँ पे ये एक लिखने का तरीका है, हाँ, लिखने का। ओके, सो कैपेसिटर मेरा फुली चार्ज है। सो अगर कैपेसिटर मेरा फुली चार्ज है तो यहाँ पे उसकी चार्ज कैपिटल Q होगी, यहाँ पे उसका पोटेंशियल कैपिटल V होगा। बट आपको पता है फिजिक्स में हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं लेते हैं, हम लोग मिडिल कंडीशंस लेते हैं ताकि जनरल चीजें हो पाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कि लेट अस अज्यूम अभी हमारा चार्जिंग का प्रोसेस चालू है और थोड़ा सा वर्क डन हुआ है। यहां पर सिचुएशन में कुछ भी वर्क डन नहीं है, बिकॉज कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है। यहाँ वाली सिचुएशन में पूरा वर्क डन हो चुका है। सो यहाँ पे वर्क डन 0 है,
यहाँ पे वर्क डन पूरा हो चुका है। आपको पता है फिजिक्स में हम dw करके लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही सिचुएशन को लेकर आएंगे कि समझो यार अभी अपना थोड़ा सा ही वर्क डन हुआ है। सो फॉर्मूला होती है पोटेंशियल इज इक्वल्स टू दी वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर। वर्क डन इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा पोटेंशियल इनटू में यहाँ से चार्ज के बराबर। v किसके बराबर होगा? सो v बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा q डिवाइडेड बाय c के बराबर। सो यहाँ से हो जाएगा q डिवाइडेड बाय c इनटू में हो जाएगा यहाँ से q के बराबर। फॉर्मूला क्या मिलेगा? फॉर्मूला यहाँ से अपने को मिल जाएगा बट फॉर्मूला में अगर मैंने यहाँ dw लगाया है सो यहाँ पर भी एक dq आ जाएगा। ओके सो दोनों जगह आएगा, डिफरेंशियल कभी भी एक नहीं होता है। जैसे dw इज इक्वल टू दी p डेल्टा v, दोनों जगह p डेल्टा v इज इक्वल टू दी n r डेल्टा t, तो दो आपके डिफरेंशियल के टर्म्स आते हैं। तो यहाँ से v के जगह मैंने डाल दिया q बाय c एंड ये हो जाता है मेरा एक्सप्रेशन। यहाँ आपको समझ रहा होगा कि फॉर श्योर इंटीग्रेशन लगने वाला है। चलिए सो लगा देंगे इंटीग्रेशन। dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा वर्क डन के बराबर, 1 बाय c आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, यहाँ बचेगा q dq। q का इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से c के बराबर। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन एंड यहाँ से q स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में वही टर्म आपका नीचे भी आता है, यही हो जाता है वर्क डन हमारा हाफ इंटू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय c के बराबर। ओके सो दैट इज द बेसिक सा हमारा आंसर। अभी इसी को आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर हमारा फंडा कैसा लगेगा? फंडा हमारा कुछ इस प्रकार से लगेगा। आप लोग चाहो तो लिमिट्स लगा सकते हो। सो लिमिट्स यहाँ पे कैसे लगेंगी? सो आप अगर लिमिट्स लगाना चाहो तो आप लिमिट्स ऐसे लगा सकते हो कि पहले चार्जिंग नहीं थी, सो पहले चार्जिंग नहीं थी तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे कैपिटल Q, तो इवेंचुअली आपका कैपिटल Q आंसर में आ जाए। एंड उसके बाद आप यहां से बस c इज इक्वल टू दी q बाय v ऐसा करके चीजें कर सकते हो। सो इवेंचुअली अगर q के जगह डालता हूं मैं लेटर से यहाँ c के जगह डाल देता हूं, यहाँ अपनी अपना फेमस फॉर्मूला क्या है? हाफ cv स्क्वायर। सो q के जगह मैं डाल देता हूं यहाँ से cv, सो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू दी हो जाएगा हाफ cv स्क्वायर। और यही वर्क डन होता है आपका एनर्जी के बराबर, विच इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी। ओके तो स्टेप्स आपके छोटे ही हैं। इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो आपको सिनेरियो एक्सप्रेस करने हैं। लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, सो वर्क डन वुड बी 0, चार्ज वुड बी 0, पोटेंशियल वुड बी डिनोटेड बाय स्मॉल v. Let us consider a situation when the capacitor is fully charged, so the total charge will be capital Q, work done will be W. Okay, but for our derivation purpose, let us consider a situation where a small amount of work is done, the capacitor is a little bit of it charged. Okay, तो इस वजह से छोटा वर्क डन हुआ है, सो dw, चार्ज भी छोटी डेवलप हुई है, सो dq, दैट्स इट। बाकी तो एक स्टेप का इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यहां पर हमारा फॉर्म कैसा लग जाएगा? फॉर्म लग जाएगा कि समझो ये मेरे पास एक मेटल प्लेट है, ये मेरे पास एक दूसरी मेटल प्लेट है। गॉस का थ्योरम क्या कहता है? गॉस का थ्योरम ये कहता है कि गॉस थ्योरम का अगर तीसरा एप्लीकेशन आप देखोगे तो वहां पर बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज इक्वल्स भी हो जाता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके तो कंसीडर करते हैं हमारी सेंटर में कोई पॉइंट है P। ओके तो इस वाली प्लेट को नाम दे देता हूं फर्स्ट प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू दी हो जाएगा यहां से हमारा कुछ इसके बराबर। उसी प्रकार से इस प्लेट को नाम देते हैं सेकंड मेटल प्लेट। तो सेकंड मेटल प्लेट के वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो ये भी हमारी सेम ही होगी। अगर आपको मेटल प्लेट वाला डेरिवेशन याद होगा गॉस लॉ का, तो आपको याद होगा हमने मेटल प्लेट की फॉर्मूला दोनों पॉइंट के लिए बनाई थी, आगे के लिए भी पीछे के लिए भी, और दोनों सेम ही आती हैं। तो यहां पर भी वही है, इसके लिए ये पॉइंट पीछे है बट फॉर्मूला वही रहेगा, इसके लिए ये पॉइंट आगे है बट फॉर्मूला वही रहेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहां से दोनों को ऐड कर देंगे, सो सिग्मा प्लस सिग्मा डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा यहां से 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। चलिए सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना मिल रहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर। इसको यहीं पे एक इक्वेशन बना के हम लोग छोड़ देंगे।
निकालना क्या है, निकालना है कैपेसिटर का फॉर्मूला विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जो कहता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बराबर। तो अभी इसके लिए मुझे कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। सो एक तरीका वो है हम जनरल फॉर्मूला यूज करें, दूसरा तरीका यहां से हमारा हो जाता है हम सीधा वोल्टेज का और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला हमारा कहता है वोल्टेज अपॉन में डिफरेंस। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कितना है यहां से है इसके बराबर, दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे मेन कैपेसिटर के फॉर्मूला में, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, वी कितना है यहां से, V है यहां से क्यू डी अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, Q और Q कैंसिल, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। आप थोड़ा सा भी थ्योरी लिख दोगे ना काम बन जाएगा, बाकी तो मैंने पूरा आपको बता दिया। सो अगेन कैसे करना है शुरुआत करना है हमको दो मेटल प्लेट, इंग्लिश में कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग टू मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A. The electric field at point P, which is located at the center. Electric field because of the first metal plate is given by this. Let us name it as equation number 1. Electric field at second point is given by this. So the net electric field at the center point P will be this. So ये बन जाएगा आपका यहाँ से इक्वेशन। फिर आप लिख सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर, सो वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, एंड फाइनली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला पोटेंशियल वाला यूज करना है ताकि पोटेंशियल का वैल्यू मिले। इसको कैपेसिटर के ओरिजिनल फॉर्मूला में डालना है आपको, बिना डाई इलेक्ट्रिक वाला डेरिवेशन यहां पर हो जाएगा। दिस इज अ प्रॉपर 3 मार्क्स का यहां से क्वेश्चन। मैंने आज के लेक्चर स्लाइड्स में उसको डाला नहीं था, बट मुझे ऐसे डिजायर आया कि अगर इस साल भी उनका एम है हार्ड पेपर बनाने का, सो दे विल श्योरली चूज दिस डेरिवेशन। बट मुझे ये वाली डेरिवेशन थोड़ी ऐसे ज्यादा ऐसे फील हुई कि एक बार हमें कर लेनी चाहिए। ओके, सो समाप्त करते हैं आज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेशन को यहीं पर। इसी के साथ हमारा आधा फिजिक्स हो जाता है समाप्त। 50% ऑफ द फिजिक्स मुझे पता है सीरीज में लेट हुई, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट, I am also sorry for that, but yes 50% of the physics हमारी होती है समाप्त। सी वीडियोस आप लोगों को देखने में उतना ही समय लगता होगा, राइट, बट यहाँ पर समय अलग लगता है। आप देख सकते हो टाइम मैंने कल किया था आधा, ओके, आधी रात को, फिर अभी सुबह वापस आधा किया है, सो इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम। ओके, सो अभी हम न्यूमेरिकल सीरीज के ऊपर आएंगे एंड आधी फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज भी अभी हम जल्दी से खत्म करेंगे ताकि 50% स्टफ आपका एटलीस्ट न्यू सीरीज से हो जाए। ओके, बाकी एवरग्रीन सीरीज तो हमेशा एवरग्रीन रहेगी, वो तो आप हमेशा देखते रहिए। और अगर इनके चैनल सब्सक्राइब नहीं है सो अभी के अभी चेक करके एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं हो। टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।